बंगाल और असम में थमा दूसरे चरण के प्रचार का शोर। नंदीग्राम में ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी में कड़ा मुकाबला। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे अस्पताल में हुई भर्ती। कुछ दिन पहले पाई गई थी कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश के इंदौर की जेलों पर फिर कोरोना का कहर। अधिकारियों समेत कई कर्मचारी हुई कोरोना संक्रमित। और यूपी में योगी सरकार का आदेश, वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना मत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता की मां की पिटाई और फिर उनकी मौत से वहां की सियासत गर्मा गई है। और ऐसे में मंगलवार को नंदीग्राम में अमित शाह ने कहा कि एक बुजुर्ग मां के साथ मारपीट की गई है और इसी के साथ उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन यहाँ ममता दीदी महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं, तो इस बीच बंगाल के लोग उनकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है। तो यहाँ ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार और उत्तर प्रदेश के लाए गए गुंडों के साथ अपनी ही पार्टी की एक और महिला को मारने की योजना है और इसी के साथ बंगाल को देंगे। और साफ साफ ममता बनर्जी ने कहा कि इसका साफ दोष बंगाल को दिया जाएगा और यह उनकी योजना है। उधर दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम नरेंद्र मोदी की चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा कि पाकिस्तान के लोग भारत सहित सभी पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण सहयोगी संबंध चाहते हैं। दरअसल यहां पीएम मोदी ने पाकिस्तान दिवस के मौके पर 29 मार्च को एक बधाई संदेश प्रधानमंत्री इमरान खान को भेजा था। तो यहाँ अपनी जवाबी चिट्ठी में इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे को उठाया और लिखा कि दक्षिण एशिया में लंबे समय तक शांति और स्थायित्व भारत पाकिस्तान के बीच, तो यहाँ सभी मुद्दों को सुलझाए जाने खासकर जम्मू कश्मीर विवाद पर निर्भर करता है। और इसी के साथ इमरान के मुताबिक दोनों देशों के बीच सकारात्मक और नतीजापूर्ण बातचीत के लिए सौहार्द वातावरण का बनाया जाना जरूरी है। तो यहाँ इस बीच लिखा गया कि क्षेत्र में शांति के लिए कश्मीर विवाद सुलझाना जरूरी है। और इसी बीच पीएम इमरान खान ने दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और जिसमें साफ तौर पर लिखा कि क्षेत्र में शांति के लिए कश्मीर विवाद सुलझाना जरूरी है। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए शिवसेना पर निशाना साधा और ऐसे में कहा गया कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश में देवी के मंदिर में पूजा करने जाते हैं, तो यहाँ शिवसेना को क्यों मिर्ची लगती है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। महाराष्ट्र में सत्ता के लालच में शिवसेना ने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने जो हिंदुत्व लिया था उसे वे पूरी तरह से त्याग चुकी है। जिस प्रकार का कांग्रेस दल का हिंदू धर्म को विरोध रहा है, हिंदू देवी देवताओं को विरोध रहा है, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की सुर में अब शिवसेना के नेता बोल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री बांग्लादेश में देवी के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, इस बात से शिवसेना को मिर्ची लगने का कारण क्या है? स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने लिया हुआ हिंदुत्व कहाँ गया इनका? शिवसेना कम से कम देवी देवताओं को भी सियासत से दूर रखेगी या उन्हें भी सियासत का मुद्दा बनाएगी? हम शिवसेना से सवाल पूछना चाहते हैं। महाराष्ट्र में तुम्हारी सत्ता है, महाराष्ट्र की भूमि पर देवी देवताओं को गालियां दी जाती है, हिंदू समाज के साथ अभद्रवाणी का प्रयोग किया जाता है। आपकी खामोशी बताती है कि आपने हिंदुत्व सत्ता की लालच में पूरी तरह। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी हाल ही में चल रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही है और इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ 31 मार्च से 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु और केरल दौरे पर रहेंगे। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियां करते नजर आ रहे हैं
उस बीच सीएम योगी तमिलनाडु में भी 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी लखनऊ से कोयम्बटूर के लिए रवाना होंगे और ऐसे में उनके साथ पलियम कुलम में बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और फिर थेरनियाली थेडल में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ सीएम थेरनियालाई में मुदुरई एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो यहां तमिलनाडु और केरल दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि केरल में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। और इसी बीच जहां तमिलनाडु के साथ साथ केरल दौरे पर और साथ ही चुनावी रैलियों को भी संबोधित करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर सेना भर्ती घोटाले पर आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का बयान सामने आया है। ऐसे में उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई से कराना जरूरी हो गया था और इस बीच सीबीआई से जांच में पहले एक इंटरनल जांच भी की गई और इस जांच में काफी कुछ स्पष्ट हो गया था, लेकिन हमारे पास गहराई से जांच करने के अधिकार नहीं थे और इसीलिए हमने सीबीआई के हवाले कर दिया। तो यहाँ आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि भर्ती में कई जगहों पर खामियां पाई गई, लेकिन परीक्षा से पहले ही पेपर लीक कर दिए गए और उस बीच ऑफिसर्स के सिलेक्शन की प्रक्रिया की फर्जीवाड़ा भी किया गया और ऐसे में प्रक्रिया में शामिल स्टाफ और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लोग भी इसमें शामिल हुए थे। तो यहाँ फर्जीवाड़े में बैंक के जरिए पैसों का लेन देन हुआ और कुछ कॉल रिकॉर्ड सामने आए और जिससे और भी लोगों के शामिल होने का पता चला। तो यहाँ इस बीच ये भी कहा गया है कि ये सब आर्मी की इंटरनल जांच में सामने आया है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। ऐसे में पेट में दर्द और शिकायत के बाद शरद पवार को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस बीच एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शरद पवार को पित्ताशय की एंडोस्कोपी और सर्जरी के लिए बुधवार को अस्पताल में भर्ती कराया जाना था, लेकिन उन्हें लगातार पेट में तेज दर्द की शिकायत हो रही थी और ऐसे में जिसके बाद मंगलवार को राकांपा प्रमुख को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो यहाँ इस बीच ये भी कहा गया कि इससे पहले 29 मार्च को शरद पवार को पित्ताशय में समस्या हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और जिसके बाद 31 मार्च को उनकी सर्जरी होने वाली थी। और इस बीच मंत्री ने यह भी कहा कि वो ब्लड थिनिंग मेडिकेशन में ले रहे थे और जिसे रोक दिया गया और इसी के साथ 31 मार्च 2021 को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सभी कार्यक्रम अगली सूचना तक स्थगित भी कर दिए हैं। Sharad Pawar ji was supposed to be admitted in Breach Candy Hospital tomorrow. Sudden pain in abdomen. Due to that, he is admitted in hospital today. Doctor will examine and will take a call when should be a surgery of gallbladder. वहीं देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इसी के चलते राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। वहीं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य में अभी लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है और ऐसे में महाराष्ट्र में तो लॉकडाउन लगाने की बात चल रही है, लेकिन गोवा में हम कोरोना पर निगरानी रख रहे हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए ANB न्यूज के साथ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50% ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए कर्नाटक के सीएम
बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि पूर्व मंत्री रमेश जरकीहोली की कथित संलिप्तता वाले 6 सीटी स्कैंडल का आगामी उपचुनावों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसे में जरकीहोली से चुनाव प्रचार में शामिल होने का आह्वान किया गया। और इस बीच येदियुरप्पा ने कहा कि इस मामले में सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच चल रही है। हमारे कानून मंत्री बसवराज बोम्मई इस मामले की निष्पक्ष जांच करा रहे हैं। और ऐसे में सीएम ने यह भी कहा कि रमेश जरकीहोली के विरुद्ध अनावश्यक आरोप लगाए गए हैं और यहाँ ये भी चर्चा चल रही है कि दुर्भावना से ये आरोप लगाए गए हैं। उधर बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार को खत्म हो गया और ऐसे में इस बीच क्रिकेटर के नेता बने अशोक डिंडा ने आरोप लगाया कि उनकी कार पर हमला किया गया और यह हमला उस वक्त हुआ जब वह चुनाव प्रचार कर रहे थे। और इस बीच पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अशोक डिंडा बीजेपी के टिकट से मोयना से चुनाव लड़ रहे थे और यहां प्रचार के दौरान अशोक डिंडा की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। तो इसी बीच डिंडा को हल्की चोट भी आई है और इस बीच बताया जा रहा है कि डिंडा ने हमले को लेकर ट्विटर पर वीडियो और फोटो भी पोस्ट किया। तो यहाँ डिंडा का आरोप लगाया गया है और यहाँ इस बीच आपको बता दें कि डिंडा ने आरोप लगाया कि उनकी कार और उन पर ईंटों से हमला किया गया। और इस बीच डिंडा ने ट्वीट करते हुए कहा कि तृणमूल के लोगों ने मंगलवार शाम 4 बजे बीडीओ कार्यालय के पास मुझ पर हमला किया और पहले चरण की वोटिंग के दौरान हुगली के तारकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत जीडीपी जेएडपी 33 जून को बीजेपी महासचिव सुमन मंडल के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की घटना हुई थी और इसी के साथ सुमन ने तृणमूल के गुंडों पर घातक हमले का आरोप लगाया था। तो यहाँ इस बीच ये भी कहा गया कि घायल बीजेपी नेता को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और हमले के विरोध में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने 10 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दे दिए हैं और ऐसे में निजी स्कूलों की ओर से लगातार पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर स्कूल खोलने की मांग की जा रही है। और इस बीच पंजाब सरकार के स्कूल कॉलेज बंद करने के फैसले के खिलाफ संघर्ष तेज दिखाई दे रहा है और इस बीच तस्वीरों में भी साफ दिख रहा है कि इस बीच अध्यापकों और विद्यार्थियों के अभिभावकों ने रोष प्रदर्शन करते हुए स्कूल खोलने की इच्छा जाहिर की और कहा कि बच्चों के खराब हो रहे भविष्य के प्रति सरकार को चिंता होनी चाहिए। और यहाँ अभिभावकों ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल अध्यापकों द्वारा बढ़िया और प्रशासनीय ढंग से ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाए, लेकिन फिर भी जो शिक्षा प्राप्ति स्कूल में एक रूटीन और अनुशासित माहौल में रहकर होती है वो ऑनलाइन ढंग से संभव नहीं होती। वहीं दूसरी ओर जिला फतेहगढ़ साहिब में नेशनल एफिलिएशन स्कूल एसोसिएशन की कोर कमेटी की बैठक निर्मल सिंह रियूना की अध्यक्षता में हुई और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया। और इसी के साथ इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल सिंह और रियूना और हरबंस ने कोरोना के चलते तक बंद किए गए स्कूलों का विरोध करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ऐसा कर सरकारी स्कूलों में बच्चों की गिनती जुटाने में लगी है, जबकि लॉकडाउन को लेकर मंदी की मार झेल रहे निजी स्कूलों में बच्चों की गिनती चिंता का विषय है। ऐसे में उन्होंने कहा कि उनकी संस्था की ओर से रोड जाम किए जाएंगे और अगर पंजाब सरकार ने फिर भी कोई सुनवाई न की तो संघर्ष और तेज किया जाएगा। सरकार ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਥਾਪ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਘੜ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਕੀ 3 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਓ ਫੈਚ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆ ਔਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ।
ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ 2022 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारी एडमिशन बढ़ा के। या लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, अब बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। 2046 ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश में 6 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई और ऐसे में मंगलवार को टांडा मेडिकल कॉलेज में पालमपुर क्षेत्र के 70 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। और इस बीच हमीरपुर में 80 वर्षीय बुजुर्ग और सोलन में 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला। और इस बीच ऊना की बात करें तो ऊना में 73 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया और इसी के साथ 82 वर्षीय बुजुर्ग और 36 वर्षीय संक्रमित महिला की मौत हो गई। उधर प्रदेश में मंगलवार को 335 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं कांगड़ा जिले की बात करें तो कांगड़ा जिले में 19 और ऊना में 68 और हमीरपुर में 37 और बिलासपुर में 33 और कुल्लू में 10 और सोलन में 22 और मंडी में 25 और शिमला में 23 और इसी के साथ ही चंबा 5 और किन्नौर में एक और नया मामला सामने आया। और ऐसे में सोलन में सोमवार को वृंदावन की यात्रा कर सीलन पहुंचे 22 यात्रियों समेत 80 लोग कोरोना संक्रमित मिले गए और इसी के साथ संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया गया है। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी ने इसकी पुष्टि की है। उधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई, जिससे पूरी फसल राख हो गई और बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ यहां। और शिवपुरी जिले के ग्राम बुरकुरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां खेत में आग लग गई और हालांकि दमकल की टीम को सूचना दी गई, लेकिन सूचना के 1 घंटे बाद दमकल की टीम वहां पहुंची और तब तक ग्रामीणों ने खुद कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके और करीब 5 बीघा जमीन में खड़ी फसल आग में जलकर खाक हो गई। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों ने इकट्ठे होकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ऐसे में लाल बत्ती चौक पर पुतला फूका तो यहां किसानों ने भाजपा नेताओं पर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का आरोप लगाया और इसी के साथ किसान लाल बत्ती चौक में इकट्ठे हुए। और इसी के साथ आपको बता दें कि पुतले की शव यात्रा बस स्टैंड तक निकालकर वापस लाल बत्ती चौक में आग लगा दी। और इसी अवसर पर किसान नेता मनदीप नथवान ने कहा कि बीजेपी ने 31 तारीख का विरोध प्रदर्शन तय किया था, लेकिन किसानों के डर से पुलिस साए में पुतला फूंककर इतिश्री कर ली और हमें अचानक पता चला कि कुछ ही समय में उनसे ज्यादा भीड़ अभी किसानों के फतेहाबाद में है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान शांतिमय तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिमय तरीके से ही प्रदर्शन करना चाहते हैं। बीजेपी सरकार है वो एक तरफ तो किसानों पे प्रहार कर रही है। वो जब हमने दिल्ली की तरफ जा रहे तो सड़कें पाड़ी गई, यहाँ तक कि किसानों की जानें भी गई। आपने देखा मुंडाल के पास एक नौजवान की डेथ भी होगी, उसके ऊपर उसका कोई पर्चा नहीं दर्ज किया गया, जिसने सड़क पड़वाई उस पर पर्चा बनना चाहिए था। अब बीजेपी के विधायक के कपड़े उतार लिए गए मलोट के अंदर
और वो हमारा ये मानना है कि वो बीजेपी के लोगों ने साजिश के तहत उतरवाए हैं, क्योंकि ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि बीजेपी इसको समझ नहीं पा रही कि इस आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए। कुछ साजिश करता लोग बीच में घुसा दिए। जब लोग ज़्यादा थे, लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा है, अभी तो कपड़े उतारे हैं। मेरे हिसाब से लोग लठ उठा के लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी लगातार हिटलर जैसी नीति लागू कर रही है। हिटलर की मौत के बाद जो उसके भक्तों का हाल हुआ था, वैसा हाल मोदी के भक्तों का होने वाला है, क्योंकि सरकार बीजेपी की जा रही है। देश के अंदर नया समाज बनने जा रहा है, जैसी कल्पना भगत सिंह ने की थी, जहां सभी को लिए शिक्षा रोजगार मिले। आज बिहार के अंदर विधायक पीटे जाते हैं, जहां बीजेपी की सरकार है वहां कोई प्रदर्शन नहीं, और यहाँ को जो बीजेपी के विधायक हैं वो किसानों के जख्मों पर नमक लगाने का काम कर रहे हैं। वो इन कानूनों को ठीक ठहराकर बार बार कार्यक्रम कर रहे हैं। जब सारा देश आंदोलन कर रहा है, 300 से ज़्यादा हमारे किसानों ने जाने दिया है, उस पर नहीं कोई शब्द बोला जा रहा है। आज उन्हें ये उसका बड़ा दर्द हो रहा है कि कपड़े उतार लिए गए। ये और जो मौजूदा विधायक हमारे जिले के मेरे को लगता है ये भी कपड़े उतरवाने वाले हैं, क्योंकि लोगों की बात ये मान नहीं रहे। लोगों ने कई बार कह दिया कि आप कार्यक्रम ना करो। उधर दूसरी ओर पंजाब के संगरूर में स्कूल कॉलेज बंद करने के सरकार के फरमान के विरोध में राज्य भर में विद्यार्थियों का रोष लगातार जारी है, और ऐसे में पंजाब मेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा प्रदर्शन करके राज्य सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। और इसी के साथ उनका कहना है कि पहले ही विद्यार्थियों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई है, और अब 19 मार्च से स्कूल कॉलेज बंद करने के फरमान ने विद्यार्थियों को काफी आहत किया है। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਗਾ, ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮਾਂ ਨੂੰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬੇਨਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਟੈਸਟ ਸਰ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਰੈਡੀਕਲ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਹੀ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਲੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਤੇ यूपी के अमेठी में कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद कांग्रेस कार्यालय गोरीगंज में कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा हवन पूजा किया गया, और इसी के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने एमएलसी के कोरोना मुक्त होने के और जल्द स्वस्थ लाभ की कामना की। उधर महाराष्ट्र के पुणे में शरद पवार और अमित शाह की मीटिंग को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि इस तरह की बैठकें इस स्तर पर होती हैं, और ऐसे में हमारे देश की संस्कृति है कि राजनीति के अलावा मिलना चाहिए, और यहाँ एक बैठक केवल राजनीति चर्चा के लिए नहीं होती। इसी बीच अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि शरद पवार उनसे किसी काम के लिए मिले होंगे। नहीं, आपको जितनी जानकारी है उतनी मुझे है, उससे ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा जानकारी मिली तो तुरंत मैं आपको फ़ोन करूँगा। पर यहाँ पर आप जो विरोध करते हो, महाविकास आघाड़ी की नीतियों की विरोध करते हो, और उधर अमित भाई और शरद पवार साहब की मीटिंग होती है। ये अपने देश की संस्कृति है कि अपने अपनी पार्टी अपने अपने जगह पर, लेकिन दो लोगों ने मिलना, कुछ समस्याओं पर बात करना। अमित भाई की तो देश के गृह मंत्री है, तो गृह मंत्री के पास शरद पवार जैसे बड़े नेता के कुछ न कुछ समाज उपयोगी काम हो सकते हैं, तो उसके लिए वो मिलना ये कोई गलत नहीं, लेकिन उस मुलाकात
उधर पंजाब विधानसभा के चुनाव के लिए बेशक अभी करीब 1 साल से कम का समय बचा है, लेकिन इसी के लिए सियासी सरगर्मियां शिखर पर हैं और जिसके चलते यूथ अकाली दल की ओर से पंजाब सरकार पर नाकामी के आरोप लगाते हुए यूथ मंगदा जवाब के तहत एक सियासी रैली की गई और जिसमें पार्टी के वर्कर, यूथ नेता के अलावा यूथ अकाली दल के राष्ट्रीय प्रधान भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यूथ अकाली दल हर विधानसभा क्षेत्र में रैलियां कर पंजाब सरकार की नाकामियां जन जन तक पहुंचाएगा। हर हल्के च रैली कर रहे हैं। 3-4 रैलियां तो पहला हो गई। अज कपूरथला विधानसभा हल्के दी सी, इदू अगली मानसा, फतेहगढ़ साहब, लंबी, सारे हल्के 1 बाय 1 असीं कवर कर रहे हैं। तो तुसीं आप देख रहे हो जिहड़ा एडा वड्डा कारवां बनता जा रहा है, जिन्नी वड्डी गिणती च नौजवान इकट्ठे होकर रस्तियां स्वागत कर रहे हैं ते रैलियां च हाज़र हो रहे हैं। वेखो मेरा स्वागत नहीं या मैनू सुनन नहीं आए, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਬੜੀ ਆਸ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ 100 ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ ਰੈਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। मैं यकीन नाल कह सकदा थोनों भी इस गल का विश्वास हो गया होगा कि आने वाले 6 महीनों बाद 7 महीनों बाद चोणां आउणियां ते बड़ी वड्डी गिणती च श्रोमणी अकाली दल के MLA सबान जित के श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनी। रमाणा साहब, जिद्दां कि सुखबीर बादल पहलां ही रैलियां दे विच टिकटां दा अनाउंस कर चुके ने सिलसिला शुरू, तो यूथ लई की उम्मीद की जाए कि इसे तरह स्टेजां तो यूथ दी टिकटां भी अनाउंस होणगीਆਂ, उन्हां दी भागीदारी वधेगी इस बार? देखो एक गल बड़ी क्लीयर है जी, मेरा आप दा प्रिंसिपल बड़ा क्लीयर है, साडी टीम दा बड़ा क्लीयर है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अब देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।